हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी फिजिक्स एजुकेशन पॉइंट में। क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट के हम आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम जो है आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा जो है एनसीईआरटी में जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो है वो ये है कि जांच कीजिए कि e²/GMEMP एक बेमाही राशि है। हमें ये दिखाना है कि ये एक रेशियो दे रखा है, एक अनुपात दे रखा है और हमें ये बताना है कि ये अनुपात जो है एक बेमाही राशि है। तो यहाँ पर k और g ये दोनों कांस्टेंट हैं। k क्या है यहाँ पर, k भी एक नियतांक है और g भी एक नियतांक है। क्लियर। के यहाँ पर जो हमने वैद्युत बल, अब इस रेशियो को जानने से पहले कि ये रेशियो आया कहां से है, इसका जो ये लिया कहां से गया है उसे देखेंगे। तो हमने एक न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है और न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ये था, हमने जब कूलाम के नियम की बात की होगी तब हमने बताया होगा ये F बराबर G M 1m2/r²। यानी कोई दो पिंड लिए थे और उनके द्रव्यमान हमने ले लिए हैं m1 और दूसरे का द्रव्यमान m2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है r। तब जो है इनके बीच जो बल कार्य करता था वो F बराबर G m1m2/r²। अगर हम इसको हम m1 को हम me यानी एक इलेक्ट्रॉन मान लें और m2 को mp एक प्रोटॉन मान लें, यानी m2 को इलेक्ट्रॉन मान लिया और mp को प्रोटॉन मान लिया, तब ये हमारा नियम बन जाएगा GMEMP/r²। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये क्या है हमारा न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से जो है एक हमारा वैद्युत बल है। ये क्या है, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसी तरह से हमने वैद्युत बल पढ़ा था। वैद्युत बल क्या पढ़ा था कि F बराबर K Q1 Q2/r²। ये कूलाम के नियम से वैद्युत बल होता है। K क्या है नियतांक, G क्या है यहाँ पर नियतांक। तो यहाँ पर अगर मैं समीकरण इसमें Q1 की जगह क्या ले लूं, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q क्या है, Q1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश और Q2 प्रोटॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, प्रोटॉन पर भी आवेश क्या होता है E, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। तो F बराबर K Q1 की जगह E और इसकी जगह Q2 की जगह E और E का बड़ा करूंगा तो E²/r²। समीकरण नंबर इसे दे दूं मैं 3। अब हम यहां से देखेंगे कि समीकरण 3 और 3 में 1 का भाग दे दें। हम लिखें समीकरण 3 में कितने का भाग दे दें, 1 का, 3/1। तब क्या होगा हमारा जो F बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यहां पर ये गुरुत्वाकर्षण बल है, कौन सा बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल। और ये कौन सा बल है, वैद्युत बल। तो मैं बल का चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, नाभिकीय बल हो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो यहां पर भी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। और समीकरण 3 से 1 में भाग दूं तो समीकरण 3 में 1 का भाग दूं तो ये हो जाएगा KE²/r² GMEMP/r²। मात्रक न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो ये r² से r² कट गया। अब हमारा ये बचा हमारा KE²/GMEMP। ये बचा हमारा, क्या बचा, F से F कट जाएगा 1 तो KE²/GME। अब बल का मात्रक क्या था, न्यूटन। न्यूटन का न्यूटन में भाग देंगे तो ये एक विमाहीन राशि होगी। क्या होगी, ये विमाहीन
राशि, यही हमें सिद्ध करना था कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एन ई एम पी क्या थी, विमाहीन राशि, क्योंकि ये क्या था, वैद्युत बल। अगर हम इसे निकाल कर देखना चाहें तो हम इसे निकाल कर भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका दूसरे तरीका से इसे सॉल्व करते हैं। के हमारा था वैद्युत बल नियतांक, के क्या था, वैद्युत बल नियतांक, और के का जो मात्रक होता है, के की जो यूनिट निकलती है, यूनिट के का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। ई आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। जी ये भी नियतांक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ थोड़ी गलती हो गई, ये जी का मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर, और यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। ये जी का मात्रक, एम द्रव्यमान है और द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। अब इस हम अनुपात में ये मान लगा दें, के का मान क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर है, ई क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक कूलम, तो कूलम का स्क्वायर अपॉन जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर इनटू क्या है हमारा एम ई एम पी, यानी एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, यानी किलोग्राम इनटू किलोग्राम। कहने का मतलब ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम इनटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल, किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम कैंसिल, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर। बाद में क्या बनेगा, मात्रक विहीन राशि, मात्रक विहीन राशि, और जिसका कोई मात्रक नहीं है तो उसकी कोई भी मान भी नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। अब इसमें पार्ट बी और दे रखा है, पार्ट बी ये दे रखा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें पार्ट बी हमें ये दिखाना है कि ये जो है रेशियो क्या दिखाता है, ये अनुपात क्या दर्शाता है। तो बड़ा सिंपल सा है, पार्ट बी एफ ई हमने वैद्युत बल ले लिया, वैद्युत बल एफ ई बराबर के ई स्क्वायर, अगर बीच की डिस्टेंस आर मान लो तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 1। और गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी इजिकल टू क्या है, जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण 2। अगर इन दोनों मैं समीकरण 1 में 2 का भाग दे दूं, समीकरण फर्स्ट बाई सेकेंड, तो एफ ई अपॉन एफ जी बराबर हमारा क्या आएगा, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। ये रेशियो आ गया। एफ ई क्या है हमारा, वैद्युत बल, एफ ई क्या है, वैद्युत बल, और एफ जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर इसमें मैं नियतांकों की वैल्यू पुट कर दूं, के का मान, के नियतांक का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पर के का जो वैल्यू होगी, हम के को लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर।
ये k की वैल्यू हो गई। E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर, ये कैपिटल G की वैल्यू। और Me इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर या 9.0 ले लीजिए 10 टू दी पावर माइनस के 31, एक्चुअल वैल्यू 9.1 होती है किलोग्राम। Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 27 किलोग्राम। ये वैल्यू आ गई हमारी जो भौतिक नियतांक दे रखे हैं उनकी वैल्यू। अगर मैं उनकी वैल्यू इसमें पुट कर दूं Fe अपॉन Fg, k की वैल्यू 9.0 इंटू 10 टू दी पावर 9, E का मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 11 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27, ये वैल्यू आ गई। अगर इन वैल्यू को मैं सॉल्व करता हूं तो Fe अपॉन Fg की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.4 इंटू 10 टू दी पावर 38। तो ये हमें ये दिखा रहा है कि जो वैद्युत बल होगा 2.48 इंटू 10 टू दी पावर 38 Fg। कहने का मतलब वैद्युत बल जो है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10 की घात 38 गुना होता है। यहाँ ये जो अनुपात बता रहा है हमें क्या बता रहा है कि वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक होता है 2.4 इंटू 10 टू दी पावर 38 गुना होता है। ये जो रेशियो जो बता रहा था वो हमें ये बता रहा था। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार बैक करके देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। पार्ट ए में ये कह रहा है कि आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण हम जो टॉपिक में वीडियो पढ़ी थी वहां पढ़ चुके हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी भिन्नात्मक रूप में हम उसे नहीं लिख सकते हैं, पूर्णांक रूप में उसे नहीं लिख सकते हैं। अब दूसरा इसका बी ए पार्ट हम पिछली वीडियो में जो पहली या दूसरी वीडियो बनाई होगी वहां पर हमने आवेश का क्वांटमीकरण बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसे देखें। अब हम बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर हम आवेश के क्वांटमीकरण की अपेक्षा कर सकते हैं। तो बड़ा सरल सा है ये कि अगर किसी वस्तु पर हम लिख सकते हैं 100 कूलम आवेश है, अगर किसी वस्तु पर 100 कूलम आवेश है तो हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल लें। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी 100 कूलम आवेश में से 100 कूलम आवेश में से 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम आवेश में निकाल लूं तो क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। 100 कूलम पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर हम आवेश के क्वांटमीकरण की अपेक्षा कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का अगर किसी ज्यादा आवेश से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल लिया जाए तो उस आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी क्वांटमीकरण यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालने पर यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये बी पार्ट क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं
कि जब किसी छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, जब किसी छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना को वस्तुओं के अनुयुग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। अगर हम दो वस्तुओं को, जब किसी छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो दोनों पर आवेश आ जाता है। सिंपल सा, हाँ आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो है निकलेंगे और दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। रगड़ने पर क्या होगा कि एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कुछ जो इलेक्ट्रॉन निकले वो कहां चले जाएंगे, दूसरी वस्तु पर चले जाएंगे। कहने का मतलब दोनों वस्तुओं पर क्या आ जाएगा, आवेश। एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जहां से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। कितना होगा, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ठीक उतना ही इस पर, यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों वस्तुएं कैसी हो जाएंगी, वैद्युतमय हो जाएंगी, यानी दोनों वस्तुओं पर क्या होगा, आवेश होगा। दोनों वस्तुओं पर क्या होगा, आवेश होगा। क्लियर। ये कह रहे हैं कि इस युग्म को अन्य वस्तुओं पर भी हम प्रेक्षण कर सकते हैं। छड़ ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, सभी वस्तुओं पर यही जो है आवेश का यही जो है नियम कार्य करेगा कि अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों वस्तुओं पर क्या आएगा, आवेश आएगा। अब बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि आवेश संरक्षण, सिंपल सी बात है, एक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है दूसरे पर जा रहे हैं तो आवेश ना तो उत्पन्न हो रहा है और ना ही नष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो रहा है। और यही है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि चार बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम, QB माइनस 5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम और QD माइनस 5 माइक्रोकूलम है। और ये दोनों जो चारों बिंदु आवेश हैं ये 10 सेंटीमीटर वाली भुजा के केंद्र पर, 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के चारों शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर अब हमें क्या करना है कि इस वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाले आवेश का लगने वाले बल की गणना करनी है कि कितना बल जो है इस पर, यानी एक वर्ग है उस वर्ग के शीर्षों पर ये आवेश रखे हुए क्रमशः 2 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम। अब हमें इस वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है और उस पर लगने वाला बल निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। ये हमारा एक वर्ग है ABCD एक हमारा वर्ग है और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है कितनी है 10 सेंटीमीटर। बड़ा सरल सा सवाल है, केवल चित्र से ही क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे QA यानी पहला आवेश QA यानी A पर जो आवेश रखा है वो कितना है 2 माइक्रोकूलम, QB कितना है -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम, QD -5 माइक्रोकूलम। ये आवेश क्रमशः इसके ABCD के शीर्षों पर रखे हैं। अब हमें इसका केंद्र, वर्ग का केंद्र क्या होता है, वर्ग के विकर्णों का कटान बिंदु क्या होता है, वर्ग का केंद्र होता है। तो ये एक हमारा विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण BD, इसका कटान बिंदु हमने मान लिया O। अब इस बिंदु पर कितना आवेश रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। तो
माइक्रो कूलाम पर लगने वाला जो बल निकालना है वो हमें उसकी गणना करनी है। तो देखो भाई यहाँ पर देखते हैं कि 2 माइक्रो कूलाम है, 2 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण कूलाम के नियम से इस 1 माइक्रो कूलाम पर जो बल लगेगा वो होगा हमारा Fa। अब दूसरा है हमारा -5 माइक्रो कूलाम। हमेशा ध्यान रखेंगे कि वैद्युत बल की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी और नेगेटिव चार्ज की ओर होगी। तो -5 माइक्रो कूलाम के कारण इस पर एक बल Fb जो लगेगा वो B की डायरेक्शन में, OB डायरेक्शन में होगा और Fa OC डायरेक्शन में होगा। अब 2 माइक्रो कूलाम के कारण इस पर एक बल लगेगा, कितना लगेगा, Fc लगेगा और इस पर एक बल लगेगा Fd। अब यहां देखते हैं हम, अब हमारे पास वर्ग का विकर्ण और वर्ग का जो विकर्णों का कटान बिंदु होता है वो विकर्णों को समद्विभाजित करता है और वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण ये होता है भुजा √2 a√2, यानी ये क्या है, यहाँ पर साइड है भुजा। तो अब यहाँ पर भुजा कितनी 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम एक चीज देखेंगे कि AO बराबर OC बराबर होगा OB बराबर होगा OD। ये क्या है, वर्ग का विकर्ण और वर्ग का विकर्ण कितना है, ये हो जाएगा वर्ग के विकर्ण का आधा हो जाएगा OA। AC विकर्ण है और OA बराबर OC, तो ये हो जाएगा 10√2/2, यानी विकर्ण का आधा। 2 से भाग दूंगा मैं यहाँ पर, 2 पंजे 10, 5√2। कहने का मतलब ये भुजा कितनी है 5√2, ये भुजा कितनी है 5√2, ये भुजा कितनी है 5√2, ये भुजा कितनी है 5√2। अब यहाँ चित्र से स्पष्ट है ना, अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, चित्र उधर क्लियर आ गया होगा, चित्र में मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखेंगे सॉल्यूशन चित्र से। Fc और Fa, ये भी 2 माइक्रो कूलाम, ये भी 2 माइक्रो कूलाम, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा यानी Fa बराबर किसी को होगा Fc के, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, विपरीत दिशा में होगी। चित्र से Fa बराबर माइनस का Fc होगा, क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं। -Fc इसलिए आया कि डायरेक्शन विपरीत है और बल एक सदिश राशि है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, हमारा यहाँ से क्लियर है कि Fd किसके बराबर होगा, Fd के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो Fb बराबर माइनस का Fd। सेम इसी में भी है कि डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। अतः 1 माइक्रो कूलाम पर लगने वाला परिणामी बल वो क्या होगा, F। परिणामी बल यानी टोटल बल कितना कार्य करेगा, देखो Fa भी लग रहा है, Fc भी लग रहा है, Fd भी लग रहा है, तो F बराबर Fa प्लस Fb प्लस Fc प्लस Fd, ये टोटल बल कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Fa बराबर क्या है, -Fc, पुट कर देंगे यहाँ पर, Fa बराबर -Fc, Fb बराबर माइनस के Fd माइनस प्लस माइनस Fd प्लस Fc प्लस के Fd, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी परिणामी बल जो लगेगा वो कितना लगेगा, 0 न्यूटन। ये इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा छठा सवाल और इसका आंसर। अब आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सबसे जरूरी बात शेयर करें, शेयर अधिक से अधिक करें और कमेंट जरूर करें बॉक्स में।
हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।